बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसे कि रौरेमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरेमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। उसने में से आज भी हम जानकारी लेके आई, मगर किसान भाई बहन मन जानकारी देवे कर आगे एगो खास जानकारी देवे के है कि देखो कोरोना जो है खत्म नहीं भेलक, तनिकन कम हो जा है। से ले कहती कि आपन और अपन छो मन के ख्याल रखू, काले कि उमन के मास्क पिंधाओ, सैनिटाइजर करूँ और साबुन से हाथ धोए के और 2 गज कर दूरी जो है वो बनाए के रखू। तो हम जाना थी कि रौरे मन इतने काम जरूर करब। तो चलू अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी और ये जानकारी को और बढ़ा थी। तो आज का जो जानकारी है वो जानकारी लेवे कर आगे हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। इस संकट काल में कृषक पा सकते हैं 7% की न्यूनतम ब्याज दर पर कृषि ऋण। किचन गार्डन द्वारा दे सकते हैं अपने परिवार को बेहतर पोषण। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। लॉकडाउन के कारण कृषकों की बिगड़ी हुई स्थिति में सुधार के लिए सरकार की ओर से कई सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं, जिनमें से एक है किसानों को मात्र 7% की न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मिल सके। साथ ही यदि कृषक के द्वारा समय पर ऋण चुकाया जाता है तो उन्हें सब्सिडी भी देने का प्रावधान रखा गया है। खरीफ की फसलों के लिए ये ऋण योजना लाभदायक सिद्ध होगी। आजकल बाजार में मिलने वाले सब्जियों एवं फलों की गुणवत्ता पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जरूरी नहीं कि हम बाजार से जो फल सब्जी ले रहे हैं उसमें पूरी तरह से पोषक तत्व मौजूद हों। इसलिए आज कृषि विशेषज्ञ सलाह देते हैं अपने घर के पीछे की खाली जमीन पर पोषण वाटिका या किचन गार्डन लगाने की। इस वाटिका में आप अपने मनपसंद फल और सब्जियां लगा सकते हैं और अपने परिवार को उचित पोषण प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इस समय अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित बहार, चमत्कार और माघी नामक अरहर के उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। ये किस्में मौसम की वर्तमान परिस्थिति में अच्छी उपज प्रदान करने में सक्षम हैं। बहार, चमत्कार और माघी ये नाम है अरहर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद कम सिंचाई अवस्था वाली होती हैं तथा 180 से 220 दिनों में तैयार हो जाती है। साथ ही ये प्रभेद मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 15 से 25 क्विंटल तक अरहर की उपज प्राप्त की जा सकती है। खेती-बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाली जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। आप सभी कृषक बंधुओं से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन के जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का
काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। किसान भाई बहन, विराम के बाद रौरेमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के जानकारी को और बढ़ाती। आज की जो जानकारी है वो किसान भाई बहन मन ले बहुत सुंदर है। काले कि किसान भाई बहन मन जो हैं बरसात में टमाटर कर खेती करे ना मकिल, टमाटर कर खेती करे कर बाद उकर देख रेख उकर रख रखाव कर बारे में जानकारी जरूरी है नहीं जरूरी। तो चलो इकर जानकारी ले हम चलत ही अपन विशेषज्ञ के पास और उनकर से जानकारी लेवा थी। टमाटर अब सिर्फ जाड़े की फसल नहीं रही है, इसे अब सभी मौसम में उगाया जा सकता है। बरसात के मौसम में टमाटर की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। बरसाती टमाटर की खेती के लिए कई नई किस्मों का इजाद किया गया है। इनमें लक्ष्मी 5005, देव और सुपर लक्ष्मी प्रमुख हैं। इसके अलावे पूसा शीतल, BT 17, BT 20, NDT 3, शक्ति अर्का आभा, CHRT 4, CHDT 1 और CHDT 2 प्रचलित किस्में हैं। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ है यहाँ के प्रमुख डॉक्टर AK सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बरसाती टमाटर की देखभाल हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बरसाती टमाटर की बात हो रही है, तो सर बरसाती टमाटर इस समय कैसे हमारे किसान भाई जो लगाए हुए हैं वो किस प्रकार से देखभाल करें? देखिए, बरसात के मौसम में टमाटर की खेती एक बहुत ही कम जगहों पे पूरे देश में हो पाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र हैं, पानी न लगता हो, वहीं पे बरसाती टमाटर की खेती संभव है। हमारे झारखंड प्रदेश में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे किसान भाई बरसात के मौसम में इसकी खेती करते हैं और अभी फूल और फल वाली अवस्था पे उनकी फसल होगी। इस समय जो विशेष ध्यान देना है कि पहले तो फसल को बरसात के मौसम में खेती हो रही है, इसलिए पौधों को सहारा देना न भूलें। सबसे पहला कार्य है कि किसान भाइयों की पौधों को सहारा दें और एक एक पौधों को अगर सहारा नहीं दे पा रहे हैं तो एक रस्सी के सहारे दो बीच में, जो हमारे यहाँ बांस तो काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। रस्सी के सहारे से, लोहे के तार के सहारे से पौधे को ऊपर चढ़ाना ही है। अगर पौधा हमारा ऊपर नहीं चढ़ पाएगा या किसान भाई सहारा नहीं देंगे तो नुकसान क्या होता है कि बरसात के मौसम में पौधा ज़मीन पे पत्तियाँ छूती हैं, फल छूते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बीमारियाँ, फल सड़न की समस्या उसमें आती है। इसलिए सबसे पहला काम है अभी कि पौधों को सहारा देना न भूलें किसान भाई। अगर बारिश हो रही है, किसी दिन ज़्यादा बारिश भी हो जाती है तो ढलान युक्त ज़मीन होनी चाहिए और वर्षा के पानी को ज़रूर खेत से बाहर निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। बरसात के मौसम में तो किसान भाई निश्चित रूप से जो भी अपने टमाटर की खेती कर रहे होंगे वो जो है ऊंची उठी हुई क्यारियों पे ही कर रहे होंगे और खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्लास्टिक मल्च का प्रयोग जरूर किए होंगे, जिससे कि अनावश्यक खरपतवार न आ जाए। बरसाती टमाटर की खेती के दौरान सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए समय समय पर निराई जरूर करनी चाहिए। फसल में कीट लगने पर कीटनाशक का छिड़काव जरूरी होता है। बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां एवं रोगों की भी समस्या, कीड़े मकोड़े की भी समस्या होती है। अगर हम बीमारी की बात करें तो फल पत्ती वाली में से अगेती झुलसा और पछेते झुलसा काफ़ी बड़े पैमाने पर आता है। जब नमी अधिक रहती है, बारिशें होती हैं तो झुलसा या अर्ली ब्लाइट, अगेती झुलसा से बचाने के लिए किसान भाइयों को रेडोमिल दवा आती है, 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि फफूंद जनित बीमारियों का नियंत्रण हो जाता है। कीड़े मकोड़े की बात जब आती है तो एक तो पत्ती पे एक लाइन बनाने वाला कीड़ा जिसको कि डेसिस नाम की एक दवा आती है, 1 मिलीलीटर दवा
1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस दवा का छिड़काव करेंगे तो जो पत्तियों में सुरंग बनाने वाला कीट है जिसे कि उसका नियंत्रण स्वतः हो जाएगा। टमाटर के अधिक पैदावार के लिए पोषक तत्वों को उचित मात्रा में देने की जरूरत पड़ती है, लिहाजा मिट्टी की जांच जरूरी है और अगर जांच नहीं करा पाते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की उचित मात्रा खेतों में डाल देना चाहिए। इसके अलावे गोबर कंपोस्ट का भी प्रयोग अच्छा होता है। देखिए बरसात के मौसम में तो मैं अभी आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश NPK 19 के नाइट्रोजन 19% फास्फोरस और 19% पोटाश में आता है। तरल रूप में इसका छिड़काव करना है। 5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई घोल बनाएंगे और इसको पत्तियों पर छिड़काव करेंगे। ऐसा करने से जो हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो हमारे तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं इनकी भरपूर मात्रा पौधे को मिल जाती है और उर्वरक का नुकसान भी नहीं होता है और पूरा उर्वरक हमारा पत्तियों को मिलता है। इसलिए NPK जो बाज़ार में 19 और 19 के अनुपात में उपलब्ध है, इस उर्वरक के 5 ग्राम उर्वरक 1 लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई घोल बनाएंगे तो जो पोषक तत्वों की समस्या है, जो प्रमुख पोषक तत्व हैं, इनकी आपूर्ति होगी और फल अच्छा मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जैसे बरसात का मौसम है तो कई बार बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तो वो पौधों को नुकसान पहुंचाती है, तो इससे कैसे बचाव किया जाए? देखिए बारिश में एक ही उपाय है, एक तो पौधों को सहारा देना किसान भाई न भूलें और जल निकास की उचित व्यवस्था करें, क्योंकि बरसात की खेती टमाटर की या किसी भी सब्जी की अगर हम बात करते हैं, अगर जल भरा हो रहा है तो संभव नहीं है, क्योंकि मुरझा रोग से तो पौधा मरता ही है। अधिक नमी जब हो जाएगी तब भी पौधा मरने की समस्या हो जाती है और किसान भाई ये समझ नहीं पाते हैं कि अधिक नमी की वजह से पौधा मर रहा है या जीवाणु मुरझा रोग से मर रहा है। तो कई बार जो जीवाणु मुरझा रोग से अवरोधी किस्में जिनके की सिफारिश हम झारखंड में खेती करने के लिए करते हैं, किसान भाई उसके बाद भी वो पौधा मरने लगता है। तो उसका एक ही कारण है कि जब नमी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, पानी का निकास नहीं हो पाता है तो पौधा मरना शुरू हो जाता है और फल और फूल वाली अवस्था में पौधा मरने से काफ़ी नुकसान भी किसान भाइयों को होता है। तो बरसात के टमाटर की खेती में जल भराव ना होने दें और जल निकास की समुचित व्यवस्था रखना बहुत ही आवश्यक है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बरसात के मौसम में ताजे टमाटर की बाजार में मांग बहुत रहती है। ऐसे में अगर किसान भाई सही तकनीक के साथ बरसाती टमाटर की खेती करें तो वे जरूर मालामाल हो सकते हैं। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी के ओर। दूसर जानकारी जो है, जेमन बकरी पालन करत हैं उमन ले बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि जेमन बकरी पालन खाए उमन के जानना जरूरी ये है कि बकरी में होने वाला रोग और उकर निदान कर बारे में। काले भाई देखू, अगर और मन बकरी पालत थी और उकर रोग हुआ थे, उकर निदान के बारे में नहीं जाना थी तो रोग के बहुत नुकसान हुई, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो सीधे चला थी अपन विशेषज्ञ के पास और उनकर से जानकारी लेवा थी कि बकरी में होने वाला रोग और उकर निदान कर बारे में। आज हमारे साथ रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बकरियों में होने वाले रोग एवं निदान किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। आइए इसी विषय पर हम उनसे बातचीत करते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बकरियों में मुख्य रूप से कौन कौन से रोग होते हैं? बकरियों में अभी बरसात का भी मौसम है और देखा जाता है कि ऐसे भी बकरियों में जो ज़्यादातर हमारे किसान बकरी पालन करते हैं और जो ग्रामीण प्रक्षेत्र में बकरी पालन करते हैं उनको रोगों की जानकारी नहीं होती है, उनका टीकाकरण नहीं करते हैं, जिसमें हर साल बकरियों में मृत्यु दर काफ़ी अधिक होता है और जिससे किसानों को काफ़ी हानि होती है। तो रोग के बारे में इनकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम रोग की यदि बात करते हैं, इसको 3 ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं, जीवाणुजनित, विषाणुजनित और कृमि से होने वाले रोग। तो जीवाणुजनित रोग में जो सबसे ज़रूरी जो रोग होता है बकरियों में वो इंटेरोटॉक्सीमिया एक बीमारी है,
तो उसमें देखा जाता है कि ये जो बीमारी है इसका लक्षण होता है कि बकरियां जो है अचानक मरती है। एंटेरोटॉक्सीमिया जो बीमारी होती है उसमें बकरियां अचानक मरती है। और देखा जाता है खास करके बरसात के मौसम में जब बकरियां बहुत ज़्यादा घास, जो नए नए घास निकलते हैं उसको जब बकरियां खा लेती है तो इसके कारण अचानक जब वो बकरियां घर पहुंचती है या कभी कभी खेत में भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो लक्षण होता है, पहला है एंटेरोटॉक्सीमिया के अचानक बकरियों का मर जाना, स्वस्थ बकरियों का अचानक मरना। साथ ही साथ देखा जाता है कि ज़्यादातर ये बरसात के मौसम में जब घास की बहुतायत मात्रा होती है तब ये बीमारी देखने को मिलता है। और इसमें देखा जाता है कि जो बकरियां मर जाती है उसमें से देखेंगे कि आप जो है उसके मल से जो म्यूकस सहित जो है वो मल निकलता है। तो ये उसके लक्षण हैं एंटेरोटॉक्सीमिया का। तो जो भी बकरी पालक हैं वो बरसात से पहले जो है उसका टीकाकरण अगर कर लें, अभी भी उसका टीकाकरण कर लेते हैं तो ये जो एंटेरोटॉक्सीमिया जो बीमारी है उससे बच सकते हैं। दूसरा है टेटनस बीमारी भी बकरियों में अधिक होती है। खास करके देखा जाता है कि इस समय ये भी जीवाणु जनित रोग है। और ये टेटनस जो बीमारी होती है बकरियों में देखा जाता है कि कहीं बकरियों को कट गया, चोट लग गया चरने के क्रम में, कहीं पे उंड हो गया, घाव हो गया जिसको किसान ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे जो है वो घाव जो है वो सेप्टिक हो जाता है और धीरे धीरे टेटनस बीमारी हो जाता है जिसमें बकरियों को तेज बुखार होता है और धीरे धीरे उसका शरीर बिल्कुल टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो ये जो टेटनस नामक बीमारी जो है ये भी जीवाणु जनित रोग है। इससे बचने के लिए भी समय पे टीकाकरण आप कर सकते हैं। टीकाकरण करके इस रोग से उसका बचाव कर सकते हैं। इसके जी आपने ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि जीवाणु जनित जो रोग है वो किस प्रकार से होते हैं और कैसे उसका निदान भी किया जा सकता है। अब रहा विषाणु जनित, आपने जिसके बारे में चर्चा की, तो वो हमें बताएं कि किस प्रकार से वो रोग प्रभावित करता है बकरियों को। विषाणु जनित जो रोग होता है ये काफ़ी खतरनाक कर सकते हैं, क्योंकि जीवाणु जनित रोग जो होते हैं बकरियों में उसका तो हम कुछ हद तक डॉक्टर की सलाह लेके इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो विषाणु जनित जो रोग हैं उनका इलाज बिल्कुल ही संभव नहीं है और इसका टीकाकरण से ही इसको बचाव कर सकते हैं। तो विषाणु जनित रोग में जो कुछ प्रमुख रोग हैं उसमें देखा जाता है पहला जो सबसे ज़रूरी रोग है पीपीआर। पीपीआर जो रोग होता है इसको बकरियों का प्लेग भी कहते हैं और काफ़ी संक्रामक होता है ये। और ये जो है कि एक बकरी से दूसरी बकरी में बहुत तेज़ी से फैलता है और जब किसी एक जगह ये बीमारी होती है तो ये पूरे गांव में फैल सकता है। और ज़्यादातर ये बीमारी जब होती है जब कोई बकरियां दूसरे गांव से खरीद कर कोई अपने गांव में लाता है तो साथ में बीमारी भी आने की संभावना होती है। और ये गर्मी बरसात के मौसम में बीमारी ज़्यादा देखने को मिलता है। जब बकरियां जो है वो बिल्कुल दबाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तब ये बीमारी अधिक होती है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए आपको टीकाकरण जो है वो ज़रूरी है। साल में एक बार इसका टीकाकरण होता है। पीपीआर का टीका 1 ml मात्रा चमड़े में लगा करके साल में एक बार यदि लगाते हैं और ख़ास करके बरसात, गर्मी बरसात से पहले इसको लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप किसी समय वयस्क जो जानवर है उसको कभी भी आप टीका लगा सकते हैं और जो छोटे जो बच्चे हैं उसको 4 महीने के बाद इसका टीकाकरण कर दें। इस बीमारी जो पीपीआर बीमारी की यदि बात कर रहे हैं ये हमारे किसानों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। ये जो पीपीआर बीमारी है इसका लक्षण हमारे किसान नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन लक्षण मैं बताऊंगा तो ज़रूर हमारे किसान जो इस बीमारी को पहचान लेंगे। जब ये बीमारी होती है तो उसके नाक से और मुंह से पानी निकलने लगता है, नाक से पानी, मुंह से लार जैसा निकलने लगता है, बकरियों में बुखार होता है, खाना पीना बंद कर देते हैं, दस्त होना शुरू हो जाता है और बकरियां मर जाती है। तो ये जो बीमारी है ये विषाणु जनित रोग है। और ये इसका दूसरा लक्षण है कि फैलने का है। आज इस बकरी में हुआ, कल दूसरे में हो गया, धीरे धीरे पूरी बकरियां जो है पूरे गांव को भी ये चपेट में ले सकती है। और ये ज़्यादातर अगर कोई बीमार बकरी है अगर वो चरने गई तो उस चरने के क्रम में जो भी बकरियां जो संपर्क में आती है स्वस्थ बकरियां उसमें भी बीमारी हो सकती है। बिल्कुल। तो जी हाँ, इसके अलावा आपने कृमि जनित भी बात की थी कि किस प्रकार से कृमि जनित जो है वो रोग होते हैं और बकरियों को प्रभावित करते हैं, तो उसके बारे में बताएं। हाँ, कृमि जनित जो बीमारी है उससे पहले एक और बीमारी मैं बताना चाहता हूँ जो खुरहा जो बीमारी होती है, एफएमडी जो कहते हैं, भी विषाणु जनित रोग है। और ये एफएमडी जो बीमारी है इसका लक्षण हमारे किसान जानते होंगे कि इसमें जो है कि छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले, पैर में छाले, बकरियां चलने में उनको तकलीफ़ होती है, खाने में तकलीफ़ होती है, बुखार हो जाता है और धीरे धीरे ये भी बहुत संक्रामक बीमारी है। और ये बकरियां जो है इसमें मरते कम है लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता पे असर पड़ता है, दूध उत्पादन क्षमता बढ़ने की क्षमता पे असर पड़ता है और धीरे धीरे जो है कि ये छोटे बच्चे में मृत्यु इसमें ज़्यादा होती है। तो इसका भी आप 6-6 महीने पे एफएमडी टीका जो बाज़ार में उपलब्ध है उसको लगा करके इसका बचाव कर सकते हैं। दूसरा जो एक और बीमारी जो मैं भी इसमें बताना चाहूँगा, एक गोट पॉक्स भी होता है जो देखा जाता है कि बरसात के बाद जो है ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है, गोट पॉक्स।
पॉक्स जो हम लोग कहते हैं चेचक, वो इसमें देखने को मिलता है। और ये जो चेचक बीमारी ये भी विषाणुजनित रोग है। और इसमें जो चेचक वाला जो बीमारी है, इसमें देखा जाता है कि नॉन हेयरी पार्ट, जैसे उसका पेट का पार्ट हो गया या अडर का पार्ट हो गया, वहाँ पे छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं, मुंह में, लिप्स में भी हो जाते हैं बकरियों के। और बकरियाँ फिर खाने पीने में उनको काफ़ी समस्याएं होती है, खाना पीना कम करती हैं और इससे उसकी उत्पादन क्षमता पे पूरा असर होता है। तो विषाणु जनित रोग की बात करते हैं तो PPR, FMD, गोट पॉक्स, ये जो बीमारी है इसका आप टीकाकरण करके आप अवश्य रखें। और साथ ही साथ जो जीवाणु जनित रोग मैंने बताया उसका भी टीकाकरण करके इस बीमारी से होने वाली बचाव कर सकते हैं। तो बताओ ये रौरेमन के ये दुइयो जानकारी कैसे लगलक भाई? बेसन जानकारी कहे कर मतलब है कि अगर इस जानकारी को रौठिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता की जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन कोड संख्या जरूर लिखब। पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरेमन से इजाज़त लेवे कर आगे एगो और जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। काले कि किसान भाई बहन मन चिट्ठी लिख के पूछा है ना कि भाई देखो ये कार्यक्रम छूट गलक, तो परेशानी कर बात न खे। अगर रौरेमन कर कोई कार्यक्रम छूट गलक, कोई प्रोग्राम छूट गलक तो चिंता कर बात न खे। रौरेमन अपन यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकिलक और जानकारी के पाई सकिलक। तो आज रौरेमन इजाज़त दो वकील, यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और भेंट हुई। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जय। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।